आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। लेकिन उससे पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें जाननी है। जैसे एक वर्ड होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस। मान लो मेरे पास 6 लाल बॉल हैं और 10 ब्लैक बॉल हैं। ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस है। अब मैंने इस सैंपल स्पेस के पार्टीशन बना लिए। मैंने कहा एक बॉक्स में डाल दो 4 लाल बॉल, 4 ब्लैक बॉल। एक में डाल दो 2 लाल बॉल, 6 ब्लैक बॉल। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे ये दो पार्टीशन हो गए। जो बॉल यहाँ मौजूद है वो बॉल वहाँ नहीं है, जो वहाँ मौजूद है वो यहाँ नहीं है। तो मैंने अपने सैंपल स्पेस के पार्टीशन कुछ इस तरीके से बनाए कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है। कितने पार्टीशन बनाए मैंने? हो सकता है मैं 2 से ज़्यादा भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, सबसे पहली कहानी हो गई हमारी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अपने सैंपल स्पेस के हमने पार्टीशन बना लिए। भाई मेरे पास ये टोटल बॉल जो थी वो एक सैंपल स्पेस था और मैंने उसके पार्टीशन बना लिए। मैं उन पार्टीशन का नाम रख सकता हूँ E1, E2, E3 एंड सो ऑन। ऐसे समझ में आ गई बात यहाँ तक की? और ये बात आपको याद रखनी है कि जो चीज़ यहाँ है वो वहाँ नहीं होगी, जो वहाँ है वो यहाँ नहीं होगी। तो E1 में, E2 में, E3 में, सब में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सब में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और अगर मैं इन सब का यूनियन करने लगा, क्या करने लगा? यूनियन, तो हमेशा सैंपल स्पेस आएगा। ये दो बातें याद रखनी है। समझ आई बात? मैं अपने सारे पार्टीशन को इकट्ठा करने लगा तो क्या आएगा? सैंपल स्पेस। अब मैं आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम की कहानी मिलाकर समझाने वाला हूँ, मिक्स करके समझाने वाला हूँ। मेरा ये सैंपल स्पेस है, मैंने इसके पार्टीशन बनाए, ध्यान से समझना। मैंने इसके क्या बनाए? पार्टीशन। या मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास 6 लाल बॉल हैं और 8 मेरे पास ब्लैक बॉल है। मैंने इसके दो पार्टीशन बना दिए, 4 लाल 4 ब्लैक। दूसरा 2 लाल 4 ब्लैक, सॉरी 6 ब्लैक ले लो यहाँ पर। कितनी? अ, आप एक काम करो, 6 लाल लो, 6 रेड और 8 ब्लैक बॉल। तो 4 4, ये तो लिया था मैंने अभी भी। कोई बात नहीं, चलो। 2 लाल बॉल ले ली और 4 ब्लैक बॉल ले ली। मैंने अपने सैंपल स्पेस के पार्टीशन बना दिए। अब मेरी कहानी को ध्यान से समझोगे तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। कभी क्वेश्चन में अटकने वाली बात ही नहीं आएगी। ये समझ में नहीं आएगा कि भाई, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना कि ये लैंग्वेज पढ़कर कैसे समझूं। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत आसान तरीका लगेगा और सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे तुम्हें। देखो, मान लो ये पहला बॉक्स है मेरा, या इसको मान लो ये पहला पार्टीशन है मेरा, और ये दूसरा पार्टीशन है। मैंने पार्टीशन किस में बनाए? बॉक्स में रखकर। ठीक है। मैंने कहा ए बॉक्स इज सेलेक्टेड, एक बॉक्स को सेलेक्ट किया गया, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, और फिर एक बॉल निकाली गई। एक बॉक्स को सिलेक्ट किया गया और एक बॉल निकाली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेड इन कलर। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल लाल कलर की है। मैंने शुरुआत कहाँ से की? बॉक्स के सिलेक्शन से। मैंने बॉक्स का सिलेक्शन किया, मतलब पार्टीशन का सिलेक्शन किया। दो पार्टीशन बनाए मैंने। मैंने पार्टीशन का सिलेक्शन किया और उसमें से एक बॉल निकाली। वो बॉल लाल कलर की है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सोचो,
अगर मुझे लाल बॉल चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो किस तरीके से कंडीशंस बन सकती है? तो मैं ये बोलूँगा, हो सकता है कि मैंने पहला पार्टीशन लिया हो सकता है ना, और फिर मैंने पहले पार्टीशन में से लाल बॉल निकाली हो। ये लो, मैंने पहला पार्टीशन लिया और उसमें से कौन सी बॉल निकाली? लाल बॉल। या हो सकता है कि मैंने दूसरा पार्टीशन लिया हो और मैंने दूसरे पार्टीशन में से लाल बॉल निकाली हो। भाई यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर मुझे रेड बॉल चाहिए, कि भाई मैंने पहला पार्टीशन लिया हो, उसमें से लाल बॉल निकाली हो, या दूसरा पार्टीशन लिया हो, उसमें से लाल बॉल निकाली हो। इसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जरा ध्यान से समझना। रेड बॉल मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को ए बोल सकता हूं। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं, कौन सी फॉर्म में लाऊं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। पी ए ऑब्लिक फर्स्ट पार्टीशन एंड पी ऑफ फर्स्ट पार्टीशन, और का मतलब प्लस होगा, पी ए ऑब्लिक सेकेंड पार्टीशन, पी ऑफ सेकेंड पार्टीशन एंड सो ऑन। समझ आ गई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? अब मैं इस पूरी कहानी को अगर शॉर्ट में सिंबल की फॉर्म में लिखूं, तो पी ए इज इक्वल्स टू, भाई देखो यहाँ मैंने दो ही पार्टीशन बनाए, तो मैंने दो पार्टीशन की कहानी लिख दी। अगर मेरे पार्टीशन दो से ज़्यादा होते तो E3, E4, E5, तो मैं इस कहानी को ऐसे लिख दूंगा, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और आई जो है वो एक से लेकर क्या होगा? एन तक। इसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कहानी समझ आई? मैं फिर से कहानी समझाता हूं तुम्हें, अगर किसी को बाद में स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना है वो कर लेंगे। मैं फिर से कहानी समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। मेरे इस बॉक्स में 4 लाल बॉल हैं, 4 काली बॉल हैं, दूसरे पार्टीशन में 2 लाल बॉल हैं, 6 काली बॉल, सॉरी 4 काली बॉल है। 4 कितनी बॉल है? काली। मैंने एक बॉक्स का सिलेक्शन किया, ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एंड ए बॉल इज ड्रॉन। शुरुआत कहाँ से हुई? बॉक्स से। फिर मैंने एक बॉक्स का सिलेक्शन करके क्या किया? एक लाल बॉल निकाली। कौन सी बॉल निकाली? विच इज फाउंड रेड इन कलर, जिसका कलर क्या पाया गया? लाल। अगर मैंने कहा कि उस लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं घुमाकर सवाल को वापस ले जाऊं जहां से शुरुआत हुई थी, शुरुआत कहां से हुई थी? बॉक्स को सेलेक्ट करने से, है ना? अगर मैं बोलूं मैंने एक बॉक्स का सिलेक्शन किया, उसमें से एक बॉल निकाली जो कि रेड कलर की पाई गई, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉक्स नंबर 2 से निकली थी। तो अब मैंने आपसे लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, बॉक्स की पूछी है। जहां से मैंने शुरुआत की थी मैं वहीं चला गया। बॉक्स नंबर 2, कौन सा बॉक्स नंबर 2? जिसमें से लाल बॉल निकली है, जिसमें से लाल बॉल निकली है। मैंने आपसे कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स नंबर 2 जिसमें से लाल बॉल निकली है। तो ये फर्क है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम में। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सवाल को सीधा लाती है, किसी एंड पर लाकर खत्म कर देती है। बेस थ्योरम घुमाकर सवाल को वापस ले जाती है जहां से आपने शुरू किया था। समझ आई बात? एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं इस बात को बीच में रोककर। देखो यहां समझो, मेरे पास एक बॉक्स में 5 लाल बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। मेरे इस एग्जांपल को ध्यान से समझना। मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया,
रेड या ब्लैक जो भी है, उसे वापस रख दी बॉक्स में, उसे वापस रख दी। फिर उसी कलर की 2 बॉल और बॉक्स में रख दी, उसी कलर की 2 बॉल और रख दी बॉक्स में। समझ रहे हो ना? मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, उसे वापस रख दी, उसी कलर की 2 बॉल और रख दी, और फिर दूसरी बॉल निकाली, फिर दूसरी बॉल निकाली। वो दूसरी बॉल रेड कलर की है, वो दूसरी बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मैंने पहले एक बॉल निकाली थी, कलर नोट करके उसे वापस रखा था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बॉल निकालने से। कलर नोट करके वापस रखा, उसी कलर की 2 और रख दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, वो रेड कलर की है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये बन गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि मैंने दूसरी बॉल निकाली, वो दूसरी बॉल लाल कलर की है, प्रोबेबिलिटी बताओ जो पहली थी, जो पहली निकाली थी वो ब्लैक थी या वो रेड थी, चला गया ना वापस। ये बेस थ्योरम। ये क्या है? अगर आप सवाल को वापस लेकर जाओगे तो बेस थ्योरम है, नहीं लेकर जाओगे तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ देखो, मैंने बॉक्स की प्रोबेबिलिटी पूछी, कौन सा बॉक्स? जिसमें से लाल बॉल निकली। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसको पलट के लिखो ऐसे, B2 ऑब्लिक रेड कलर, B2 ऑब्लिक रेड कलर। B2 में से रेड कलर की बॉल निकली, लेकिन उससे पहले B2 का सिलेक्शन हुआ होगा ना, उससे पहले क्या होगा? B2 का सिलेक्शन। ये तो आ गया मेरे फेवरेबल आउटकम। क्या आ गया ये? फेवरेबल आउटकम। ठीक है। अब नीचे आएगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम में क्या होगा? बॉक्स 1 का सिलेक्शन हुआ और बॉक्स 1 में से लाल बॉल निकाली, या बॉक्स 2 का सिलेक्शन हुआ और उसमें से कौन सी बॉल निकाली? लाल बॉल। अगर बॉक्स 3 भी है तो उसको भी लिखेंगे। ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे। इसको अगर मैं बाइनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करूं, मान लो ये E2 है, क्या है? E2, या कोई भी है, EJ बोल दो इसको, EJ ऑब्लिक ए कोई ऑब्जेक्ट है तो ऊपर आएगा EJ, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस एंड सो ऑन। अब इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, EJ ऑब्लिक A, ऊपर A ऑब्लिक EJ, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ। मतलब कोई सा भी पार्टीशन हो सकता है, जे कुछ भी हो सकता है, E1 E2 E3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे सबका सम आएगा तो सिग्मा PEI इंटू A ऑब्लिक EI, और I जो है वो 1 से लेकर N तक है। I कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर N तक। ये हुई हमारी बेस थ्योरम। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फर्क तो समझ आ ही गया होगा कि भाई थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है और बेस थ्योरम क्या है। घुमा के वापस जाओगे तो बेस थ्योरम है, नहीं जाओगे तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। पार्टीशन की कहानी समझ में आ गई सब कुछ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सवाल पर चलते हैं। देखो, एक्सरसाइज का पहला सवाल, एक्सरसाइज 13.3 पहला सवाल। देखो क्या कहता है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 5 लाल 5 काली बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया रैंडमली। इट्स कलर इज नोटेड, इसके कलर को नोट किया गया। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और वापस बैग में रख दिया गया। ये बात बताई थी ना मैंने अभी। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। तो एडिशनल बॉल उसी कलर की जो निकाली गई थी बैग में रख दी। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर दूसरी बॉल निकाली।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड बॉल इज रेड इन कलर? समझ में आ गई बात? बिल्कुल वही सवाल जो मैंने अभी बताया था। एक बॉक्स में 5 लाल बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, हमसे बोला है रेड इन कलर दूसरी बॉल। तो भाई ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल जो है वो रेड कलर की हो, दूसरी तो रेड ही होनी है, दूसरी तो रेड कलर की ही होनी है। पहली रेड कलर की हो गई, या पहली अगर ब्लैक हो गई, दूसरी को तो रेड ही होना है, पहली चाहे रेड हो या ब्लैक हो। दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, जो बॉल दूसरी लाल कलर की है। और अगर ये कह देता घुमा देता सवाल को वापस, ये कह देता कि पहली बॉल लाल थी या पहली बॉल ब्लैक थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या बन जाता? थ्योरम ऑफ, सॉरी बेस थ्योरम। क्या बन जाता? अभी ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। बीच में और है, और का मतलब क्या होता है? प्लस। और का मतलब क्या होता है? अब सोचो, पहली लाल बॉल है, पहली लाल बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10। फिर अगर पहली लाल बॉल है तो दूसरी के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोच के बताओ। पहली लाल है तो दूसरी के लाल होने की प्रोबेबिलिटी, भाई पहली बॉल निकाली, लाल कलर की है, वापस रख दी, 2 लाल और रख दी, तो लाल कितनी हो गई अब? 7। और टोटल कितनी हो गई? 12। टोटल कितनी हो गई? 12। अगर पहली बॉल ब्लैक है तो 5/10। और फिर जब पहली ब्लैक है तो दूसरी तो रेड ही होनी है। मैंने पहली बॉल देखी ब्लैक है, कलर नोट किया, वापस रख दी, 2 ब्लैक और रख दी, तो टोटल कितनी हो गई? 12। और रेड कितनी हुई? 5 ही रही। रेड कितनी हुई? 5। बस इन वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसकी वैल्यू कितनी है? 7/12। और इसकी कितनी है? 5/10। कहो तो 1/2 बोल दूं, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 5/12 और गुणा 5/10, 1/2 इसको बोल दो, ये बन गया 7/24, ये बन गया 5/24। 7/24 है ना? और इधर क्या बन गया? 5/24। आंसर कितना आएगा? 12/24। दिस विल बी 1/2। ये था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना समझ में? दूसरा सवाल। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 लाल 4 काली बॉल है। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ 2 बैग्स इज सेलेक्टेड। दोनों में से एक बैग का सिलेक्शन हुआ एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन। और फिर एक बॉल निकाली गई फ्रॉम द बैग, बैग में से, विच इज फाउंड टू बी रेड, जो कि लाल पाई गई। क्या पाई गई? लाल। अगर इसने बोल दिया होता विच इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल रेड बॉल, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती। लेकिन ये सवाल को घुमा के कहा ले गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट। वापस ले गया ना? इसने हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? फर्स्ट बैग की। इसने हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? फर्स्ट बैग की। कौन सा फर्स्ट बैग? जिसमें से इसने लाल बॉल निकाली है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख दो RB1, पलट के लिख दो। B1 में से R बॉल निकाली, इसको यहां लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन RB1 इंटू B1 प्लस RB2 इंटू B2। समझ आई बात? तो बताओ पहले बॉक्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बॉक्स 2 ही तो है, कितने हैं बॉक्स? और 2 में से एक को सिलेक्ट करना है।
बताओ दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी भी 1/2 होगी। पहले बॉक्स में से लाल बॉल, पहले बॉक्स में से लाल बॉल, पहले बॉक्स में लाल बॉल कितनी है? तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 4/8। और दूसरे बॉक्स में से लाल बॉल कितनी होगी? 2/8। 2/8। वैल्यू पुट करो। P B1/R। R B1 क्या होगा? 4/8। और B1 क्या होगा? 1/2। 4/8 1/2 प्लस RB2 2/8 और इंटू 1/2। बस सॉल्व कर लो। ऊपर कितना आएगा? 4/16। ये भी 16, ये भी 16, एलसीएम 16 ही लिख दो। यहाँ कितना आएगा? 4। और यहाँ कितना आएगा? 2। इससे कैंसिल। 4/6 2/3 आंसर है। ठीक है, आसान आसान सवाल है। सारा मसला है कहानी को समझने का। देखो अगला सवाल पढ़ते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात चल रही है। इट इज नोन दैट 60% रिसाइड्स इन हॉस्टल, 60% हॉस्टल में रहते हैं, 60%। एंड 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर किसे कहते हैं? जो अपने घर से आना जाना करते हैं, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, हॉस्टल में नहीं रहते। एक कॉलेज में 60% बच्चे कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में। 40% कहाँ रहते हैं? अपने घर से आना जाना, डे स्कॉलर करते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट, पिछले साल के रिजल्ट ने रिपोर्ट दी 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड्स इन हॉस्टल। सारे बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे उनमें से 30% अटेन ए ग्रेड, उनकी ए ग्रेड आई। कौन सी ग्रेड आई? ए। एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर, और डे स्कॉलर जो बच्चे हैं उनमें से 20% की ए ग्रेड आई। हॉस्टल वालों में से कितनों की आई? 30% की। और डे स्कॉलर वालों में से 20% की। इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन में, एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, एक स्टूडेंट को चूज किया गया। एंड ही हैज एन ए ग्रेड, और उसकी ए ग्रेड है। खत्म। अगर यहीं तक पूछ लेते ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती। लेकिन घुमा के वापस ले गया। शुरुआत हॉस्टल से की थी ना, और हॉस्टल पे ही ले गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर? प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? स्टूडेंट कैसा है? हॉस्टलर है। प्रोबेबिलिटी पूछी है, स्टूडेंट हॉस्टलर है। कौन सा स्टूडेंट? जिसकी ए ग्रेड आई, जिसकी ए ग्रेड आई। अब आप क्या करोगे? इसको पलट के लिखोगे A/H, और इस H को यहां लिखोगे। नीचे सबको लिख लो, ए ग्रेड फ्रॉम हॉस्टलर इंटू H प्लस ए ग्रेड ऑफ डे स्कॉलर इंटू D। दो ही तरह के बच्चे थे। अब बताओ हॉस्टलर कितने हैं? 60%। डे स्कॉलर कितने हैं? 40%। हॉस्टल में रह के ए ग्रेड कितने लाई? 30%। और घर रहकर ए ग्रेड कितने लाए? लो भैया सारी वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा। कोई दिक्कत विक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहां तक? कर लोगे वैल्यू पुट या मैं ही करूं? अगर वैल्यू पुट कर लोगे, सवाल नंबर 4 पर आ जाओ। सवाल नंबर 4 देखो क्या कहता है। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन, एक सवाल का जवाब देना है।
ऑन ए MCQ टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस। एक स्टूडेंट या तो आंसर जानता है या तुक्का लगाता है, या तो आंसर जानता है या तुक्का लगाता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी डेट ही नोज द आंसर। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी डेट ही गैसेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करता है। 3/4 तो प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता होगा, और 1/4 प्रोबेबिलिटी कि वो तुक्का लगाएगा। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। यह मानते हुए कि एक स्टूडेंट जो तुक्का लगाता है उसका जवाब सही होने की चांसेस 1/4 है, जो तुक्का लगाता है। देखो, एक स्टूडेंट आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तुक्का लगाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और अगर कोई तुक्का लगा रहा है उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। बस इतना दे दिया। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? स्टूडेंट आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। स्टूडेंट आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। गिवन, ये गिवन हो गया, ये पी से दूर जाएगा। दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, उसने सही जवाब दिया। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? स्टूडेंट आंसर जानता है, इसकी पूछी है। के फॉर नो, जानता है। गिवन दैट आंसर्ड करेक्टली, कि उसने जवाब सही दिया होगा। तो ये कितना हो जाएगा? C/K पलट दिया, इंटू PK अपॉन जानता है और सही हुआ, प्लस तुक्का लगाया और सही हुआ। बस इन्हें ढूंढ लो। देखो शुरू करते हैं। जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4 दे रखा है ना सवाल में। तुक्का लगाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4, और तुक्का लगाकर सही हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, और जानता हुआ सही हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी सवाल में दे नहीं रखी। क्यों नहीं दे रखी? अरे भाई, जब कोई चीज जानता है तो सही तो होगा। मैं ये कह रहा हूं, मुझे सवाल आता है, आपने कहा करो और कर दिया मैंने गलत, तो कहाँ आता है? आने का मतलब क्या है? कि मैंने उसे सही किया होगा। तो जानता है तो करेक्ट होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 100% हो गए ना फिर तो। मैं जानता हूं तो ठीक ही होगा। ये सारी वैल्यू उठाओ, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। आपने हर सवाल में क्या करना है? केवल लास्ट लाइन पढ़नी है, सिर्फ लास्ट लाइन। मतलब ऐसा नहीं सवाल पूरा नहीं पढ़ना, पढ़ना तो पूरा है। लास्ट लाइन आपको ये बता देगा कि सवाल क्या कह रहा है, क्या पूछना चाहता है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है सवाल को सॉल्व करने में। ये कहाँ से पता चलेगा? आखिरी लाइन से। लेकिन ऐसा मत करना बस आखिरी लाइन पढ़ो और कहो कुछ समझ ही नहीं आया। पढ़ो पूरा, आखिरी लाइन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है। एक और सवाल, सवाल नंबर 5। देखो, पांचवा सवाल क्या कहता है? कहता है ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव। एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज, किसी निश्चित बीमारी का पता लगाने में। मतलब कोई इंसान बीमार है तो वो टेस्ट 99% बता देगा कि इस इंसान को ये बीमारी है। 100% नहीं बताएगा, 99%। वैन इट इज इन फैक्ट, अगर वास्तव में बीमार है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। वैन इट इज इन फैक्ट, अगर है, अगर बीमारी है तो 99% चांस है कि वो टेस्ट बता देगा कि इसको ये बीमारी है। हाउ एवर, हालांकि द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, हालांकि वो टेस्ट झूठा रिजल्ट भी बता देता है, झूठा पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देता है। फॉर 0.5%, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5%। झूठा पॉजिटिव रिजल्ट, झूठा पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या है? ऑफ
द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, however the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person tested। मतलब झूठा पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है सही सलामत इंसान जाकर टेस्ट कराए और वो कहते भाई तुम तो बीमार हो, तुम्हें तो डायबिटीज है, ठीक ठाक इंसान, झूठा पॉजिटिव रिजल्ट, उसके चांस क्या है 0.5%। बीमार को बीमार बता रहा है 99%, सही को बीमार बता रहा है 0.5%। ये लिखा है सच दैट इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.005, क्योंकि 0.5% का मतलब क्या होगा 0.5/100 ही तो होगा, तो 0.005 विद प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिजीज। हेल्दी पर्सन को बीमार कह देगा, हेल्दी पर्सन को। अब क्या कहता है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर पूरी पॉपुलेशन का 0.1% एक्चुअली हैज द डिजीज, पूरी पॉपुलेशन का 0.1% बीमार है, पूरी पॉपुलेशन का 0.1% बीमार है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज। प्रोबेबिलिटी पूछिए कि एक आदमी को बीमारी है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछिए, बीमारी है। करना नहीं है आपको कि सर इतना बड़ा सवाल हम तो पढ़ते पढ़ते भूल गए, कोई बात नहीं, आपने पढ़ तो लिया। आप लास्ट लाइन देखो, यहां से देखो ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक आदमी को बीमारी है। तो यहां चलता हूं मैं, किसकी पूछिए, एक आदमी को बीमारी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, ये लो। और आगे क्या दे रखा है, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, ये पूछा है। पलट दो इसको, पॉजिटिव हैज द डिजीज, पॉजिटिव हैज द डिजीज, और यहां पर इसी को लिखना होता है ना, हैज द डिजीज। ये तो हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखूंगा नीचे, हैज द डिजीज, हैज द डिजीज, हैज द डिजीज, और रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव। ये लिखो जो ऊपर लिखा है, या एक काम करो, हैज द डिजीज इनटू रिजल्ट तो पॉजिटिव आया ना, हैज द डिजीज, यही तो होता है, बिल्कुल ऊपर वाला लिख दिया मैंने, फिर प्लस प्लस, नॉट हैज द डिजीज, नॉट हैज द डिजीज, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, बट रिजल्ट इज पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा है, नॉट हैज द डिजीज, बीमारी नहीं है लेकिन रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। बस इन वैल्यूज को ढूंढ लो और सवाल खत्म हो जाता है। शुरू करते हैं वहां से, बिल्कुल एंड में, हैज द डिजीज, बताओ कितने लोगों को बीमारी है, 0.1%, बिल्कुल सही। 0.1 का मतलब 0.1/100, 0.001, इतने लोगों को बीमारी है, ठीक है। बताओ कितने लोगों को बीमारी नहीं है। भाई दो ही तरीके के लोग होंगे, या तो बीमारी होगी या बीमारी, अभी ऐसा थोड़ी कि या तो पास हो गया फेल हो गया, बीच में कंपार्टमेंट भी हो सकती है। यहाँ तो या तो बीमारी होगी या बीमारी नहीं होगी। तो टोटल तो 100% है, 1 माइनस 0.001। बीमार लोग अगर 0.001 है तो बीमार जो नहीं है वो 0.999 है। फिर इसके बाद ऐसे लोग जिनको बीमारी है, जिनको बीमारी है और उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, बीमारी बताई जा रही है, वो 99% है, 99/100। कोई दिक्कत। और ऐसे लोग जिनको बीमारी नहीं है, जिनको बीमारी नहीं है और फिर भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो 0.5% है, 0.005। चारों वैल्यू पटको, आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आई। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी और बेस थ्योरम भी। यहां तक कर लो, बाकी अगली क्लास में करेंगे।